नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और जैसा कि आप जानते हैं आज हम फिर आए हैं अपने 12वीं कक्षा की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के आपके पाठ 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन यानी महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट को लेकर। इसके बारे में हम पहले कई चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, तो आज हम इसके इस पाठ का जो दूसरा खंड है यानी असहयोग की शुरुआत और अंत यानी बिगिनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड एंड, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में बात करने आए हैं। आपने पिछली क्लास में देखा था कि हमारा जो फरवरी 1916 का गांधी जी का फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस था, पहली सार्वजनिक उपस्थिति जो थी वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। वहाँ पर उन्होंने उद्घाटन समारोह में भाषण दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये सिर्फ जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जमींदार हैं और सजे धजे बैठे हैं, केवल इनके द्वारा आंदोलन करने से आज़ादी नहीं मिल सकती। इस राष्ट्रीय आंदोलन अगर हमें बनाना है कांग्रेस को, तो इसमें आम लोगों को, गरीब किसानों को, मजदूरों को, कामगारों को, महिलाओं को, इन सबको, आम महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ये बात उन्होंने वहां कह दी थी। फिर ये बात तो उन्होंने फरवरी 1916 में कही थी। फिर पूरा साल बीतते बीतते अब 1916 का अंत आ गया, यानी दिसंबर 1916। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर साल जो अधिवेशन होता था, मुख्य अधिवेशन जो सेशन होता था, वो दिसंबर में होता था। तो अब दिसंबर 1916 आ गया है और गांधी जी भी अन्य बड़े बड़े नेताओं के साथ पहुंच गए हैं कांग्रेस अधिवेशन में। अब इस कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये 1916 का ये हुआ था लखनऊ में। तो जब गांधी जी वहां पर भाग ले रहे थे इस अधिवेशन में, कांग्रेस की सभाओं में, तो वहीं उन्हें एक बिहार से आया हुआ एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण से आए थे और उन्होंने आकर गांधी जी को बताया कि भाई आप यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो और हमारा जो बिहार में और खासकर चंपारण जिले में जो हालत है वो बहुत खराब है। वहाँ पर अंग्रेज बागान मालिक हमसे यानी किसानों से जबरदस्ती नील पैदा करवाते हैं और इससे हमारी जमीन भी खराब हो रही है, हमें खाने को अनाज भी नहीं मिल पाता, हमारा तो बहुत बुरा हाल है और हम अपनी मर्जी से अपनी जमीन पर अपनी मर्जी की फसल भी नहीं बो सकते। तो आप आइए, हमें और कुछ कीजिए। इस प्रकार राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया चंपारण आने के लिए। गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आऊंगा और गांधी जी पहुंचे चंपारण। चंपारण में जैसा कि हमने पहले बता ही दिया कि वहां समस्या ये थी कि जो अंग्रेज बागान मालिक थे वो भारतीय किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीनों पर नील यानी इंडिगो पैदा करवाते थे, क्योंकि इंडिगो एक कैश क्रॉप थी जो लंकाशायर के जो कपड़ा उद्योग थे वहां पर उनमें डाई करने के लिए, रंगने के लिए वो बहुत काम आती थी। तो इसलिए यहाँ से वो पैदा करवा के वहां पर भेजी जाती थी और इससे बागान मालिकों को, जो अंग्रेज बागान मालिक थे, उन्हें बहुत फायदा होता था। लेकिन जो भारतीय किसान जिनकी जमीनों पर, जिनके खेतों पर ये नील पैदा की जाती थी, वो बहुत घाटे में रहते थे। एक तो उन्हें बहुत कम कीमत मिलती थी और वो अपने खाने के लिए गेहूं, चावल जैसी जो खाद्य फसलें हैं वो भी नहीं उगा पाते थे। और फिर जब अगर वो बाजार से खरीदने जाते थे तो वहां वो बहुत महंगी थी अनाज, जो गेहूं चावल, और नील बेचकर उन्हें जो पैसे मिले थे वो बहुत कम होते थे। इस तरह से उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही थी और इसके अलावा नील पैदा करने से उनकी जमीन भी लगातार खराब हो रही थी। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह। जो औजार वो दक्षिण अफ्रीका से लेके आए थे वो औजार उन्होंने चंपारण में सबसे पहले प्रयोग किया, बिहार में 1917 में। और उन्होंने मांग की कि किसानों को अपनी मर्जी से अपनी फसल उगाने का अधिकार होना चाहिए
कोई उन पर जोर जबरदस्ती ना करे, और साथ ही उनकी जो काश्तकारी की सुरक्षा भी उन्हें मिलनी चाहिए, यानी उनकी ज़मीन से कोई उन्हें बेदखल भी ना करे। तो इस पर बड़ा विवाद हुआ। पहले तो बागान मालिकों ने बहुत कोशिश करी गांधी जी को डराने की, किसानों को डराने की, लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में किसान डटे रहे और अंततः अंग्रेज सरकार को ये मानना पड़ा कि जो किसान हैं उनकी इच्छा है कि वो अपने खेत में अपनी मर्जी से फसल उगाएं। अगर वो बागान मालिकों यानी अंग्रेज नीलाहों और जो अंग्रेज जो बागान मालिक हैं, अगर उनके कहने से अगर वो फसल अगर नील की नहीं उगाना चाहते तो उनकी मर्जी है, और उनको अंग्रेज बागान मालिक प्रताड़ित नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी विजय थी। आप सोचिए कि जिन अंग्रेजों के सामने एक भारतीय मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था, उनका एक एक शब्द ही भारतीयों के लिए आदेश होता था, आज चंपारण में गांधी जी ने एक ऐसा अचूक अस्त्र सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग करके ऐसा सत्याग्रह का अचूक अस्त्र प्रयोग किया जिससे पहली बार लोगों ने अंग्रेजों को झुकते देखा और भारतीयों की बात मानते देखा, और इस तरह से बिना गोली चलाए, बिना लाठी चलाए, बिना किसी हिंसा के भारतीयों की विजय होते देखी। पहली बार भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की विजय होती देखी। तो ये अपने आप में बड़ा चमत्कारी बात थी। तो इससे गांधी जी की प्रसिद्धि फैलनी शुरू हो गई। अब उसके बाद 1917 के बाद गांधी जी 1918 में अपने जो गृह प्रांत था, क्योंकि वो गुजरात के ही थे गांधी जी, तो गांधी जी गृह प्रांत गुजरात में गए और वहां पर उन्होंने दो प्रमुख जो संघर्षों में या सत्याग्रहों में भाग लिया। पहला गुजरात में पहला जो सत्याग्रह उन्होंने किया वो था अहमदाबाद कॉटन मिल का। अहमदाबाद कॉटन मिल में जो मिल के मालिक थे और जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे, उनके बीच बोनस को लेकर विवाद था। मालिक उनका बोनस नहीं दे रहे थे, तो गांधी जी के नेतृत्व में मजदूरों ने वहां पर वैसे ही सत्याग्रह किया, हड़ताल की, और मिल के मालिकों को मजबूर होकर मजदूरों की सारी मांग माननी पड़ी। तो ये एक और बड़ी विजय थी गांधी जी की। और सबसे बड़ी बात कि वो जो नया हथियार लेके आए थे भारत में, सत्याग्रह का, अहिंसा का, वो सफल होता दिख रहा था। किनके खिलाफ? ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य, ऐसे शक्तिशाली अंग्रेजों के खिलाफ जिनके आगे तो पूरे दुनिया की ताकत कुछ काम नहीं कर रही थी। उनका राज्य तो पूरे दुनिया में फैला हुआ था, चारों तरफ फैला हुआ था। ऐसे बड़े शक्तिशाली साम्राज्य को गांधी जी अपने असहयोग, अपने सत्याग्रह, अपने अहिंसा के बल पर झुका रहे थे। ये अपने आप में बड़ी सनसनीखेज और हैरत अंगेज बात थी। भारतीयों को बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई वाह, गांधी जी के नाम के ये जो व्यक्ति आए हैं ये तो वास्तव में बड़े करामती हैं, और इनके पास जो टेक्निक है सत्याग्रह की, अहिंसा की, वो तो और भी बड़ी गजब की है कि वो अंग्रेजों को भी झुका देती है। फिर उसके बाद एक और आंदोलन में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया, और वो था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन में, गुजरात में है खेड़ा, वहां पर उस खेड़ा क्षेत्र में लोगों की यानी किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी बारिश ना हो पाने की वजह से। लेकिन अंग्रेज सरकार कह रही थी भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें तो अपना टैक्स, अपना लगान चाहिए ही चाहिए। भले ही तुम्हारी फसल नष्ट हो गई, लेकिन हमें यहां से जितना टैक्स मिलना था हम लेके रहेंगे। अब किसान कह रहे थे भाई जब हमारी फसल ही नष्ट हो गई हम दे कहां से, तो लेकिन सरकार नहीं मान रही थी। तो गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा के किसानों ने भी आंदोलन किया, उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, अहिंसा का प्रयोग किया, और सरकार को झुकना पड़ा किसानों के आगे, और उस साल का लगान माफ करना पड़ा। तो गांधी जी की ये जो 3 प्रारंभिक सफलताएं थी सत्याग्रह की, इससे गांधी जी पूरे काफी प्रसिद्ध हो गए, और साथ ही लोगों को सत्याग्रह की टेक्निक में और अहिंसा की तकनीक में विश्वास हो गया कि हाँ, ये ऐसा तरीका है जिससे हम अंग्रेज जैसे शक्तिशाली शत्रु को भी हरा सकते हैं। तो गांधी जी लेकिन ये जो तीनों आंदोलनों में जिसमें सत्याग्रह का प्रयोग किया गांधी जी ने, चंपारण में किया, अहमदाबाद में किया, और साथ ही इसमें
खेड़ा में किया। तो इन सारे, ये जो सारे जो थे सत्याग्रह आंदोलन, ये स्थानीय प्रकृति के थे, जो बस एक लिमिटेड एरिया की जो समस्या थी उनके लिए किए गए थे। अब गांधी जी को भी ये लगने लगा था कि हाँ, जो हमने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का ये जो हथियार खोजा है, वो भारत में भी चल सकता है। अब उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया गांधी जी का कि हाँ भाई, इस सत्याग्रह का प्रयोग करके हम अंग्रेजों को झुकाकर अपनी मांगे मनवा सकते हैं। और ये 3 बार उन्होंने प्रयोग करके देख लिया, तीनों बार सफल हुआ। चंपारण में भी सफल रहा सत्याग्रह का प्रयोग, और अहमदाबाद में भी सफल रहा, और साथ ही साथ इस खेड़ा में भी सफल रहा। तो इन तीनों जगह सफल रहा, तो इससे गांधी जी का आत्मविश्वास बढ़ गया, और अब वो एक बड़े स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर इस हथियार का प्रयोग करके अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांगों को मनवाने का सोचने लगे। और ऐसा मौका अंग्रेजों ने खुद ही उन्हें दे दिया। हुआ ये कि अभी जब विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था, पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, तो ये विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो उसमें भारतीयों ने बढ़ चढ़ के अंग्रेजों का सहयोग किया था, साथ दिया था, जो जर्मनी वगैरह जो दुश्मन थे उनके खिलाफ। और भारतीयों को लगता था कि हमने अंग्रेजों का इतना साथ दिया तो अब अंग्रेज हम पे नरमी बरतेंगे, हमें और स्वायत्ता देंगे, हमें और सहूलियतें देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने तो उल्टा ही कर दिया। उन्होंने तो भारतीयों की स्वतंत्रता ही छीनने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कड़े कड़े कानून बना दिए कि प्रेस की स्वतंत्रता पर बंधन लगा दिया कि कोई खबर अंग्रेजों से पूछे बिना नहीं छपेगी। इसके अलावा उन्होंने एक रॉलेट एक्ट, जस्टिस सिडनी रॉलेट थे अंग्रेज जज, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उसने एक ऐसा कानून बनवा दिया जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। इस कानून को काला कानून कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील चलता था। पुलिस को बहुत ज्यादा ताकत दे दी। पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के, बिना कुछ बताए, कभी भी उठा के बंद कर सकती थी। 2 साल तक उसके लिए कोई अपील भी नहीं की जा सकती थी। तो नागरिकों की स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म कर दी इस कानून ने, इसलिए इसको काला कानून कहा जाने लगा। तो गांधी जी को ये अवसर बहुत उपयुक्त लगा कि अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपने सत्याग्रह का प्रयोग कर सकते हैं, और गांधी जी ने वो काम शुरू कर दिया। और ये जो जब उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया तो उत्तरी और पश्चिमी भारत में यह आंदोलन विशेष रूप से उग्र होकर चला। और इस यहाँ के जो उत्तर और पश्चिमी भारत के जो कस्बे थे उनमें चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन ठहर सा गया। यानी दुकानदारों ने इस कानून के विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी। स्कूल के जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं गए तो स्कूल बंद हो गए। तो इस तरह से उत्तर और पश्चिमी भारत में ये आंदोलन ज्यादा प्रभावी रूप से चला। अब इसके विरोध में पंजाब में बड़ी भारी सभाएं हो रही थी, बड़ा भारी विरोध हो रहा था। गांधी जी भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए पंजाब की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से पंजाब में स्थिति बहुत ज्यादा सुलगने लगी, बहुत ज्यादा गर्म हो गई। अब ऐसी स्थिति में 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक बाग है, जलियांवाला बाग, वहां पर एक सभा हो रही थी। और बहुत उसी दिन बैसाखी का मेला भी लगता है, तो आसपास के गांव से बहुत सारे लोग बैसाखी के मेले के लिए भी आए हुए थे। उनमें से तो बहुतों को पता भी नहीं था कि जलियांवाला बाग में किस बात की सभा हो रही है। वो तो बस ऐसे जाके बैठ गए, जैसे मेले ठाले में थक के बैठ जाते तो वहां चले के बैठ गए कि भाई देखो क्या सभा हो रही है, बैठ के सुन लो। अचानक से जनरल डायर जो ब्रिगेडियर थे वहां के, अमृतसर क्षेत्र के, वो अपने हथियारबंद सैनिकों को लेकर आए। और वहां पर केवल एक ही निकास का दरवाजा था, चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। बस एक छोटा सा पतली सी गली में होके वहां से निकला जाता था, एक ही दरवाजा था। उसी दरवाजे को घेर के जनरल डायर बैठ गए
और उन्होंने अपने हथियारबंद सैनिकों से कहा कि इस भीड़ पर गोली चला दो, और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलीबारी की सैनिकों ने जनरल डायर के कहने से, और सैकड़ों लोग मर गए, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थी। बहुत से घायल हो गए भगदड़ में। अनेक महिलाएं और लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां पर जो कुआं है उसी बाग में उसमें कूदे, उस वजह से भी उनकी मृत्यु हो गई। तो एक बड़ा लोमहर्षक कांड हुआ जिसने पूरे भारत की चेतना को झकझोर के रख दिया कि देखिए अंग्रेज कितने बर्बर, जंगली और क्रूर हैं, जो इतना भयंकर अत्याचार भी कर सकते हैं। इस घटनाक्रम के बाद से, जलियांवाला बाग के बाद से, रोलेट एक्ट के बाद से गांधी जी का स्तर काफी ऊंचा उठ गया, और अब वो पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाने लगे। लोगों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ गई और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए लोग तैयार हो गए। अब गांधी जी को लग रहा था कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि अब हम पूरे भारत के स्तर पर एक बड़ा अहिंसक आंदोलन चलाएं जो अंग्रेजों से हमारी स्वायत्तता ले सके, स्वराज ले सके। इसके लिए उन्होंने एक विचार किया कि जो भारत में अंग्रेजों का राज और किसी नहीं बल्कि भारतीयों के खुद के सहयोग से टिका हुआ है। अंग्रेजों के पास इतने अंग्रेज सैनिक थोड़े ही हैं कि वो पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। सारे ज्यादातर सैनिक तो भारतीय ही हैं अंग्रेजों की सेना में। अगर वो भारतीय सैनिक अंग्रेजों का साथ ना दे, वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दें। पुलिस में भी सारे सिपाही और निचले स्तर के जितने भी अधिकारी हैं वो सब भारतीय हैं, वो सब अपनी नौकरी छोड़ दें। जज जो अदालतों में वकील जो वकालत करना छोड़ दें। इसी तरह से स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी और टीचर अपनी नौकरी छोड़ दें, विद्यार्थी स्कूल से नाम कटा लें, वहां जाए ही ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब अंग्रेजों को काम करवाने के लिए कोई भारतीय मिलेगा ही नहीं, भारतीयों का सहयोग उन्हें मिलेगा ही नहीं, तो वो तो मुट्ठी भर अंग्रेज हैं, वो इतने बड़े भारत में अकेले थोड़ी शासन कर सकते हैं, वो तो भारतीयों के सहयोग से ही कर रहे हैं। तो अगर भारतीय अपना सहयोग देना बंद कर दें और असहयोग करने लगे, नॉन कोऑपरेशन करने लगे अंग्रेजों के साथ, तो 1 साल के अंदर अंदर भारत को स्वराज मिल जाएगा। यह गांधी जी का प्लान था। तो गांधी जी अब एक बड़ा आंदोलन करने की सोचने लगे, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यही सब करना था कि अंग्रेजों से जो सहयोग है, भारतीयों के द्वारा जो सहयोग किया जाता है, वो सहयोग बंद कर दिया जाए, लोग उनसे सहयोग करना बंद कर दें, और इस तरह से बिना भारतीयों की सेवा के, सहायता के अंग्रेजों का शासन यहां चल ही नहीं सकता। गांधी जी को एक बात और समझ में आई। उनका भी ये था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत की समस्त जनता को एकजुट होकर असहयोग करना चाहिए, अंग्रेजों का मुकाबला एकजुट होकर करना चाहिए। उस समय तक मुस्लिम लीग के प्रभाव की वजह से मुसलमान जो थे भारत में, वो कांग्रेस के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे और कांग्रेस के आंदोलनों में, कार्यक्रमों में नहीं आते थे। तो इस वजह से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करके अपना मजे से राज चला रहे थे। गांधी जी को अब यह सोचना था कि हम मुसलमानों को भी किस तरह से राष्ट्र की मुख्य धारा में ले आए और वो भी कांग्रेस के साथ सहयोग करें इस आंदोलन में, और हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर अंग्रेजों के साथ नॉन कोऑपरेशन करें और इस तरह से अंग्रेजों को भारत से भगाएं। तो गांधी जी को एक स्वर्णिम अवसर ये लगा कि उसी समय मुसलमान जो थे वो खिलाफत आंदोलन चाह रहे थे। जो 2 भाई थे मुंबई के, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये खिलाफत आंदोलन चला रहा था। खिलाफत आंदोलन क्या था? तुर्की का जो खलीफा था, तुर्की जो था जर्मनी वगैरह के साथ सहयोग करके लड़ने वाला देश था उसमें प्रथम विश्व युद्ध में। तो अब प्रथम विश्व युद्ध में तो इंग्लैंड जीत गया, फ्रांस जीत गया, तो तुर्की हार गया। तो अंग्रेजों ने तुर्की के ऊपर अपमानजनक शर्तें थोपी, वहां के खलीफा को उसके पद से हटा दिया,
उसको जो जो इनके पवित्र स्थल हैं मुसलमानों के, जैसे हम देखते हैं अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, इस पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो भारत के मुसलमानों को ये बुरा लगा, क्योंकि तुर्की का खलीफा पूरे दुनिया के मुसलमानों का नेता माना जाता था, खलीफा। तो वो चाहते थे कि खलीफा की जो इतनी बेइज्जती ये अंग्रेज कर रहे हैं, ये ना करें, उसको उसका पद वापस दे दें, और जो अरब के जो मुख्य इलाके हैं, जो पवित्र इलाके हैं मुसलमानों के, वो सब दोबारा से उसको खलीफा को मिल जाएं। तो इस बात के लिए भारत के मुसलमान खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चलाना चाह रहे थे। तो गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर बहुत बिल्कुल उपयुक्त लगा, और उन्हें लगा कि इस समय अगर हम मुसलमानों को इस बात के लिए मना लें कि वो हमारे असहयोग आंदोलन में जुड़ जाएं, तो हम उनके खिलाफत आंदोलन का साथ देंगे, और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों मिलाकर चलाएंगे, जिससे कि मजबूती से अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़े, उनका मुकाबला हो सके। तो इस बात को ध्यान में रखकर गांधी जी ने मोहम्मद अली शौकत अली से समझौता कर लिया, और दोनों में पैक्ट हो गया, और अब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन मिलकर चलाया जाने लगा। ये जो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया 1920 में, असहयोग आंदोलन, ये वास्तव में अपने आप में ये 1920 के तो लास्ट तक तो ये तय हुआ था दिसंबर के अधिवेशन में कांग्रेस के, कि भाई हाँ ये चलाना है। तो वास्तव में जनवरी 1921 से शुरू हुआ ये आंदोलन। तो 1921 में जब ये आंदोलन चला, तो ये अपने तरह का पहला या अनोखा ही आंदोलन था। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्रवाई के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था, और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। यानी एक जन सैलाब उमड़ पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से असहयोग करने के लिए। ये बिल्कुल नई चीजें थी कॉलोनियल इंडिया में, ऐसा पहले नहीं हुआ था। बस एक स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 से 7 में बाल गंगाधर तिलक वगैरह के नेतृत्व में। उसके बाद ये बिल्कुल एक और, लेकिन वो केवल थोड़े से इलाकों में सीमित था। ये एक बड़े एरिया में पूरे लगभग अखिल भारतीय स्तर रूप का ये आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। तो इसलिए कहा कि भारत में ऐसी अभूतपूर्व चीज थी। तो अब इस आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ, ये एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्यक्रम अपनाए गए, क्या क्या गतिविधियां की लोगों ने। तो वो हम आपकी किताब से पढ़ के देखते हैं, और क्योंकि वो शब्द और वो लाइनें आपको अच्छे ढंग से याद हो, तब आप अच्छे लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पेज नंबर 350 350 पर है। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। एक काम तो ये हुआ असहयोग आंदोलन के दौरान कि विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों का बॉयकॉट कर दिया, वो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे थे। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। अब जब वकील ही नहीं होंगे तो मुकदमा कैसे चलेगा, अंग्रेजों की सारी व्यवस्था ठप हो रही है। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया, मजदूरों ने भी भड़के भाग लिया और उन्होंने हड़ताल कर दिया, अपने काम पे जाने से इनकार कर दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। तो इस तरह के आंकड़े आपको अपने उत्तर में देने चाहिए, ये आपके उत्तर को प्रमाणिक बनाते हैं। तो आप देख सकते हो कि काफी बड़ी संख्या में श्रमिक असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। 396 स्ट्राइक्स हुई, और जिसमें 6 लाख मजदूरों ने भाग लिया। तो काफी बड़ी संख्या में मजदूरों का पार्टिसिपेशन था इस असहयोग आंदोलन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इसमें 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। 70 लाख कार्य दिवस यानी वर्किंग डेज, यानी 70 लाख वर्किंग डेज के बराबर, मतलब 70 लाख वर्किंग डेज में जितना प्रोडक्शन हो सकता था
उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ, यानी उतने श्रमिक दिवसों का नुकसान हुआ। यानी ऐसा मान लो कि 70 लाख वर्किंग डेज के बराबर की छुट्टी हो गई, लॉकडाउन हो गया और कोई काम नहीं हुआ। तो ये अंग्रेजों को फिर उससे टैक्स भी नहीं मिला, तो ये अंग्रेजों को भी नुकसान था। तो ये तो शहरों की बात हुई हमने कि भाई स्कूल कॉलेज में जो शहरों में थे उसमें बच्चों ने स्कूल जाना, कॉलेज जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत में जाना छोड़ दिया, मजदूरों ने फैक्ट्रियों में जाना छोड़ दिया। ये सब तो शहरों में हो रहा था। असहयोग आंदोलन में आप चलते हैं गांव, वहां क्या हो रहा था? तो देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहे थे। तो जैसा जो डिसकंटेंटमेंट शहरों में था, वैसे ही डिसकंटेंटमेंट गांव में भी था। वहां पर भी लोग असंतोष में थे, गुस्से में थे, अंग्रेजों के खिलाफ भड़के हुए थे और उनके खिलाफ वो काम करना चाह रहे थे और वो कर भी रहे थे। अच्छा, उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। जो आंध्र प्रदेश का एरिया है उसमें जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पर पहाड़ियां हैं, वहां पर आदिवासी रहते हैं। तो आदिवासियों ने फॉरेस्ट एक्ट, जंगल कानूनों का विरोध किया, उसे मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों ने सारे फॉरेस्ट पर भी खुद कब्जा कर लिया था कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ आदिवासी नहीं जा सकते, यहाँ से लकड़ी नहीं काट सकते, यहाँ से पत्ते नहीं बीन सकते, ऐसे कानून बना दिए थे। अब आदिवासियों ने इस असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन के दौरान उन कानूनों को मानने से इनकार कर दिया, उन कानूनों को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने इन वन्य कानूनों को तोड़ दिया। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन हम देख रहे हैं गांव में, जंगलों में, आदिवासियों के बीच भी चल रहा है। अब जरा अवध चले। अवध यानी लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है, अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए, उन्होंने सरकार को टैक्स देने से मना कर दिया। सब असहयोग कर रहे हैं, हम सरकार की बात ही नहीं मान रहे। कुमाऊं, अब जरा उत्तराखंड चले, कुमाऊं एरिया में कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। अंग्रेज वहां जाते थे ना पहाड़ी क्षेत्रों में, हिल स्टेशन पे, तो उनका सामान और उठा के कौन ले जाता, उनकी उनके जो गाड़ी है उन्हें खींच के कौन ले जाता था? तो कुमाऊं के ही तो लोग किसान थे, आम लोग जो थे। पहले तो वो भाग भाग के, उनसे डर के, पैसे की वजह से या ताकत की वजह से, किसी भी वजह से उनसे डर के, उनसे शर्म करके उनका सामान भाग भाग के उठा के ऊपर तक ले जाते थे, उनको गाड़ी में भर के खींच खींच के तांगे की तरह उनको ले जाते थे। लेकिन अब इस असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के साथ नॉन कोऑपरेशन किया। अब वो कह रहे भैया हम ना तो तुम्हारा सामान उठाएंगे, ना तुम्हें पहले वो गाड़ी में उनको बिठा के अंग्रेजों को, और घोड़े की जगह खुद आगे लगकर खींचते हुए उन्हें ऊपर तक ले जाते थे। तो अब उन्होंने कहा हम नहीं कर रहे, हम असहयोग कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि किस स्तर तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैल चुका है, गांव तक पहुंच गया है। जंगलों में आदिवासी कर रहे हैं, अवध में किसान कर रहे हैं, कुमाऊं में लोग, जो गांव के लोग हैं, कुमाऊं के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, वो अंग्रेजों का सामान नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल असहयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा इन विरोधी आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। एक और खास बात है, जो कांग्रेस नेतृत्व ने, यानी गांधी जी और जो दूसरे बड़े नेता थे, उन्होंने जो इसके प्लान बनाया था, कार्यक्रम बनाया था कि असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हमें ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, उनमें से बहुत सी बातों को स्थानीय लोगों ने नहीं माना और अपनी मर्जी से जो उनको मन में आया वैसे ही आंदोलन चलाने लगे। अब गांधी जी ने तो नहीं कहा था टैक्स मत दो, लेकिन लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। कई जगह तो लोगों ने लूटपाट भी मचा दी, जो साहूकार थे और इसी तरह महाजन थे जो जनता को परेशान करते थे, उनके घरों में लूटपाट मचा दी। उनका बहियां, जो खाता बही होती है जिसमें वो हिसाब किताब लिखते, वो जला दिए, अनाज के भंडार लूट लिए, ऐसे भी कर रहे थे। गांधी जी ने तो ये सब नहीं कहा था, लेकिन वो अपनी मर्जी से जो चलने कहने लगे। यानी ऊपर की बात, ऊपर जो कांग्रेस नेतृत्व ने जो जो कार्यक्रम बनाए थे कि असहयोग आंदोलन ऐसा करना है, ऐसा करना है, लोग
उसकी अवहेलना करके अपनी मर्जी से जो चाहे करने लगे असहयोग आंदोलन के नाम पे। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की। जो गांधी जी कह रहे हैं और जो कांग्रेस का नेतृत्व कह रहा है उसको तो सब भूल गए, और जो अपने मन मर्जी से कहे असहयोग का मतलब ये है, नॉन कॉपरेशन मतलब जो जिसमें उनको फायदा लग रहा था कि भाई यही है नॉन कॉपरेशन, ऐसे करने लगे। तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्रवाई की। तो यानी उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने जो निर्देश दिए थे, जो कार्यक्रम बना के भेजा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान हमें ऐसे ऐसे काम करना है, ये गतिविधियां करनी है, उन सब की अवहेलना कर दी निचले स्तर के लोगों ने, और वो जिसमें उन्हें फायदा था वो काम उन्होंने करना शुरू कर दिया असहयोग नॉन कोऑपरेशन के नाम पर। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया, वो लूट पार्टी करने लगे, टैक्स देने से मना करने लगे, महाजनों का जो है बही खाते जलाने लगे, अनाज के भंडार लूटने लगे, तो ऐसे काम भी करने लगे। जबकि गांधी जी ने या कांग्रेस नेतृत्व ने असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसके अंतर्गत ये सारी घटनाएं घट रही थी। तो आज के दिन हम यहीं तक अपनी चर्चा करेंगे और अगली कक्षा में इससे आगे चलेंगे, और मैं क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा, सब उनको अच्छे ढंग से करें। तब अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।